नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नहले पे दहला लेकर हम आए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति अब इस दौर में पहुंच चुकी है कि अब हर दल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की तैयारी में लगा है। चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो या वाम दल हो, हर दल अपने घटक दलों से ही अंदर लड़ रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग होने वाली है। आज नहले पे दहले में हम बाबा से यही जानेंगे कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्या सियासत हो रही है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, लगातार जिस प्रकार से एक्शन मोड में दिख रहे हैं तमाम जो दल हैं बिहार के, जेडीयू भी एक्शन में है, भाजपा भी है, अब तो कांग्रेस ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है बाबा? देखिए सागर, बिहार की राजनीति में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरह का लगातार ट्विस्ट आप देख रहे होंगे और जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है, वो साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा 8 महीने पहले, और ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे होंगे उसमें आपको सभी दल जो सभी गठबंधन में हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, मुकेश सहनी अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, वाम दलों का अलग ही अपना तैयारी का रास्ता है। लेकिन सभी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो महागठबंधन के भीतर एक नई बात सामने आ गई है, कांग्रेस ने जिस तरह से एक नया रास्ता पकड़ लिया है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जिस तरह के माहौल बने हैं उसमें नीतीश कुमार पे भाजपा भारी है या भाजपा पे नीतीश कुमार भारी हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आप थोड़ी देर पहले देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नीतीश कुमार का एंगल क्या है, तो दूसरे ही पल निशांत को सामने खड़ा करके खड़ा कर देते हैं, कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल राज्य में नीतीश की जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का स्वीकार कर चुकी है। तेजस्वी यादव उनके विरोधी दल हैं और नेता के रूप में वो काफी मुखर भी हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि चुनौती तो वही देंगे। इन सारी बातों के साथ साथ वो कांग्रेस के भरोसे पर ही आगे चल रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी घटक दल है, भले ही 2019 के चुनाव में या 2020 के चुनाव में या 2014 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, किसी भी चुनाव की आप चर्चा कर लीजिए, जब से ये साफ साफ नजर आ रहा है बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन की जो एक दौर चली है, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके जब महागठबंधन की तरफ स्विच किए थे, तब से बिहार की राजनीति का कोई भी ऐसा पंडित नहीं है, कोई भी ऐसा जानकार नहीं हो दावे के साथ कह सके कि कौन दल किस गठबंधन के साथ चुनाव में रहेगा। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि कितना मजबूत वो इंडिया गठबंधन बना चुके थे, लेकिन अचानक से लोकसभा चुनाव से पहले स्विच कर जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चुनाव के समय कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बिहार में निर्णायक बढ़त हासिल करने की ताकत बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये भी बातें संशय में है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो कर रही है, लेकिन जब जब नीतीश कुमार थोड़ा टाइट होते हैं तो वो एक डेग नहीं 2 डेग पीछे हो जाती है। आप देखे होंगे कि किस तरह से अमित शाह वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी को पीछे होना पड़ा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होगी, क्योंकि 20 साल से वो सरकार में है, तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होती है। लेकिन नीतीश कुमार इसको रिवाइव करने के लिए आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में प्रगति यात्रा करके आ रहे हैं। सदन में आप भी मौजूद रह रहे हैं, हम भी मौजूद रहे हैं। हम सदन में होने वाली कार्रवाइयों पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करके आज से 20-25 दिन पहले प्रगति यात्रा उनकी समाप्त हुई है, और उस प्रगति यात्रा के समाप्त होने के साथ साथ जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ, प्रगति यात्रा में किए गए वादे को पूरा करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रखी गई है। हाँ, बिल्कुल। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो साफ लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनावी समीकरण भी नए नए आकार लेते जा रहे हैं। और ऐसी चुनावी गठबंधन की बात जो जोर शोर से चल रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने 2024 में भी देखा है, उससे पहले 2020 में भी हमने देखा है, 2019 में भी हमने देखा है कि किस तरह से गठबंधन अंतिम समय में बदलते हैं जब सीट शेयरिंग का समझौता सामने आता है। 2020 में
अगर तेजस्वी यादव के पक्ष से नहीं बाहर हुए रहते ये बाकी के 3 दल, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम जी। मांझी थे, मुकेश सहनी थे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार बन गई होती तेजस्वी यादव की? यहां तक कि आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने तो कहा भी था कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही बात मुकेश सहनी ने भी कही थी कि वो हाँ, मुख्यमंत्री और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ओहो। जीतन राम मांझी को भी लगता था कि उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जीतन राम अचानक से सीट शेयरिंग के समझौते सामने आने लगे और सभी बारी बारी बिछड़ते चले गए। नतीजा आपके सामने है। 2024 का चुनाव देख लीजिए, नीतीश कुमार को लेकर के कितने ताने बाने बुने गए थे। कहा गया था कि कम से कम हिंदी पट्टी के क्षेत्र में काऊ बेल्ट जो कहे जाते हैं, उन क्षेत्रों में तो नीतीश कुमार का दबदबा बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड 174 सीटें हैं। इन 174-76 सीटों में सीधे तौर पे पटकनी दे दी जाएगी, 50% सीट लाएंगे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल। हालांकि परिस्थितियां बिल्कुल उसी अनुरूप है। अपने दम पे इस बार नहीं सरकार बना पाई है, लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी पर कौन भारी है, नीतीश या नीतीश पे भाजपा। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रुख है उसमें तेजस्वी पर कांग्रेस भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो आपने देखा कि पिछले 24 घंटे 48 घंटे में कितना तेजी से कांग्रेस ने अपना सब कुछ बदला है। जी बिल्कुल। 16 तारीख को होली खत्म होता है, 14 तारीख को 15 गैप पड़ता है, 16 तारीख से उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा के 2 दिन के बाद एक नया फैसला आ जाता है रातों रात और अध्यक्ष बदल जाते हैं। इसके अलावे अभी और सारे बदलाव होने हैं और कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो पलायन और रोजगार के मुद्दे पर कोई भी समझौता करने नहीं जा रही है। इसमें वो नीतीश को नहीं घेर रही है, वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। उसकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है। बार बार हम ये बात भी कह रहे हैं सागर कि आने वाला जो 2029 का चुनाव होगा, उस चुनाव में 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा है। उसके लिए शक्ति संचय करना भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। दोनों को अपने शक्ति बनाने हैं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल हैं। और दक्षिण के राज्यों में आप देख लीजिए तो 2 राज्यों में तो उसने बैकअप किया ना जी। कर्नाटका में उसने सरकार अपनी बनाई, तेलंगाना में उसकी सरकार चल रही है, तो 2 राज्यों में वापस तो जरूर किया है इन 10 सालों में। तो धीरे धीरे करके इसके पीछे का कारण भी था कि दोनों जगह वो अपने दम पे चुनाव लड़ी थी। अगर अपने दम पे कांग्रेस अपनी शक्ति का संचय करना शुरू करे तो कमोबेश अगर देखा जाए तो परिस्थितियां उसकी अच्छी होंगी। बिल्कुल वो एक अलग दौर था जिसकी चर्चा हम करते हैं कि जिसमें गठबंधन की राजनीति बहुत जरूरी थी। आज भी गठबंधन की राजनीति जरूरी है, बिना गठबंधन में कोई सरकार नहीं चल पा रही है। लेकिन आपने देखा भी होगा कि गठबंधन में या तो आप पास करते हैं या फेल करते हैं। गठबंधन में जो भी क्षेत्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में रहता है, और कांग्रेस के साथ रहते हैं तो कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। पिछले जो 20 सालों से हम देखते आ रहे हैं, हम तो वही देखे हैं 2004 से। 2004 में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया तो नतीजा क्या हुआ, उसको 10 साल की सत्ता मिली। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया तब वो सत्ता में आई है। और ये सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 2-3 फैक्टर और हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को भी आप नहीं भूल सकते हैं। एक नई परिस्थिति जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि यदि चिराग पासवान को ही मान लीजिए कि 2020 जैसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं नीतीश, और ये नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाए। आप आंकड़ों में भी देख रहे होंगे कि कमोबेश जो आंकड़े हमने दिए हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो हमने बताया है कि 101 और 142 का आंकड़ा लेकर के एनडीए गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी है वो और नीतीश कुमार उतरेंगे, तो उसमें अगर मान लेते हैं कि सीट शेयरिंग में अगर 20-15 सीटों पे अगर निपटाने की कोशिश होगी चिराग पासवान को, तो वो मानेंगे क्या? वो अपने लिए कोई नया विकल्प तलाश करेंगे। कल ही आपने देखा कि एक बड़ा जो इफ्तार पार्टी आयोजन हुआ जनसुराज के तरफ से, प्रशांत किशोर सहित उनकी पूरी जो कोर टीम है वो पहुंची। संयोग से मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी वहां गया था। कई तस्वीरें वहां की निकल करके आई है सागर, उन तस्वीरों को आप देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे लिए सभी दल अलग अलग हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में सभी दल के नेता वहां मौजूद थे। सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बधाई दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे। तो ये सारी चीजें होते रहती है और हमारे आपके लिए अलग अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं और उनके स्वार्थ के लिए चुनावी यात्रा में उतरने के लिए कुछ अलग होते हैं।
अब इन सारी परिस्थितियों को देख लीजिए तो 2015 जैसी स्थिति धीरे धीरे करके बनती हुई 2025 में दिखाई दे रही है। इसमें कई फैक्टर हैं, इसके अलावे भी कई धड़े हैं। आप देख लीजिए कि अभी बड़ा खोल तरेंगनी पर है। 11 तारीख को जनसुराज अपना शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान में करने वाली है। 13 तारीख को आपको पता है कि आईपी गुप्ता शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इनके पास भी इनका दावा है कि 1 करोड़ वोटर है, 1 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग हैं, जहां 40 से 50 लाख वोटर है। तो ये 40-50 लाख वोटर कम तो होते नहीं ना है विधानसभा चुनाव के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कई क्षेत्रों में इनका बेहतर प्रभाव है जो हार जीत के आंकड़ों को तय करते हैं। तो ये सभी चीजें मिला जुला करके जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी चुनाव में 8 महीने देर है और जिस तरह की रणनीति चल रही है और जिस तरह पूरे देश का फोकस जो है बिहार पर है, इसे देख करके आपको भी लगता होगा कि कहाँ हम देख रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। सीधी तौर पे एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए थे। मंत्रिपरिषद के विस्तार की बात ली गई। उसमें भी जातीय समीकरण में आपने देखा होगा कि वोट बैंक को साधने के लिए सवर्ण को, वैश्य को साधा गया, कोयली को उसमें जगह दी गई। नीतीश कुमार के लौकु समीकरण को अपने तरफ लेकर शिफ्ट कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश क्या ये बर्दाश्त करेंगे? जो तेजस्वी यादव का मुख्य मुद्दा है 2020 में लेकर के आए थे और रोजगार का, उसको कांग्रेस ने हैक कर लिया। तो क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ये बर्दाश्त करेंगे क्या? ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं टकराव वाली स्थिति में लेकर के जा रही है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, नीतीश कुमार दांत पे दांत बैठा करके भारतीय जनता पार्टी के 21 मंत्रियों को अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, अपने 13 मंत्रियों के साथ जस्ट डबल के लगभग है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को बहुत सहज रहते होंगे क्या? भीतर ही भीतर वो क्रुंध रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को यदि आप चाहिएगा कि 2025 के चुनाव में भी सीट शेयरिंग के समझौते में पिछड़ दें या उन पर दबाव बना दें, तो ये संभव है? कभी संभव नहीं है। और बदली हुई परिस्थिति में बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं। बदलते हुए समीकरण पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे देखना दिलचस्प होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इशारे जरूर मिलने लगे हैं और उन इशारों को हम गंभीरता से देख भी रहे हैं। और शुरू हो गया है बाबा एक दूसरे पर फटका फटकी वाला जो माहौल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने नहले के दहला में बाबा ने साफ साफ बताया आपको कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। जो एक्शन हो रहे हैं वो साफ साफ यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि हर पार्टी एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए पीछे छोड़ देने की चर्चा जो है अब शुरू हो गई है। अब देखना होगा, क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है। बजट सत्र के बाद सीट शेयरिंग पर जब बात होगी तब पता चलेगा कि बिहार का चुनावी मूड किस तरफ जा रहा है। फिलहाल हमारी नजर हर खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।